गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका पसंदीदा इंस्टीट्यूट करियर मोटिव इंस्टीट्यूट हर समय आप सबके लिए कोई ना कोई न्यू थिंग लेके आता रहता है। तो बच्चों, आज हम आपके लिए एक सेशन लेके आए हैं जिसमें हम डेली आपके साथ 25 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो कल हमने 25 क्वेश्चन लाइव डिस्कस करे थे। आज के जो 25 क्वेश्चन हैं वो हम आपको अपलोड कर रहे हैं ताकि आपकी तैयारी में कोई कमी ना आ सके। तो बच्चों, ये रैपिड फायर राउंड है। 25 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आते रहेंगे, आप वीडियो को रन करें और ये क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहे। हम साथ साथ में आपको उसके सोल्यूशन भी बताएंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो बच्चों, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, उसको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूं मैं। तो जो 26 क्वेश्चन है उसमें ये पूछा गया कि ऑर्डर ऑफ बुकिंग डायमेंशन। तो बुकिंग डायमेंशन का ऑर्डर जो है उसकी डायमेंशंस क्या रहती हैं? तो बच्चों, सबको पता है कि लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था बच्चों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। तो रैपिड फायर राउंड है। हमें ये बच्चों, ये जो क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन जो है हर तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पाए जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखिएगा। करियर मोटिव इंस्टीट्यूट आप सबके लिए ऐसे क्वेश्चंस जो है वो लेके आ रहा है लगातार। आप सबकी तैयारी में कोई भी कमी ना रह सके, आपकी हेल्प कर रहा है। तो बच्चों, कोई भी आपका डाउट रहे आप कमेंट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, तो मिनिमम जो है उसने पूछा है कि रिविट के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या रहता है। बच्चों, मान लो एक रिविट ये है, एक रिविट ये है, और इन दोनों में पूछ रहे हैं कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या रहता है। तो बच्चों, आप सबको पता है कि अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बात करें ऐसे, तो उसको बोलते हैं पिच, और अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में बात करें तो इसको बोलते हैं गेज। तो मिनिमम पिच डिस्टेंस जो है वो रहता है 1.5 टाइम्स दी होल डाया। जो ये होल का डाया रहता है, होल डाया की बात करी जा रही है बच्चों, ध्यान रखना होल के डाया की, ना के रिविट के डाया की। तो इसका ध्यान रखना आपने हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 29। तो बच्चों, उन्होंने पूछा है कि लैमिनार फ्लो के लिए एनर्जी करेक्शन फैक्टर क्या रहता है। तो बच्चों, एनर्जी करेक्शन फैक्टर लैमिनार फ्लो की बात करी जा रही है। अगर मेरे पास टर्बुलेंट फ्लो रहता तो उसका आंसर रहता 1.33, लेकिन मेरे पास क्वेश्चन जो है उसमें ये पूछा जा रहा है कि लैमिनार फ्लो में क्या है, तो उसका सही आंसर है 2.0। तो आप ये क्वेश्चंस का ध्यान में रखिएगा। तो ऐसे मैंने बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम देखे जो 2004, 2005, 2005 से लेके 2020 तक, आज तक जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, 2020 में तो कोई पेपर हो नहीं पाया लॉकडाउन के कारण, लेकिन जो जनवरी फरवरी में पेपर हो पाए थे उनके हिसाब से भी अदर स्टेट्स के जैसे हुए थे। तो बच्चों, उनके हिसाब से भी जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे उन्हीं क्वेश्चंस को हम आपके साथ लेके आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे मूव करते हैं। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पूछा गया है, स्टील टाई में कितनी हो रहती है। तो बच्चों, आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा L/300 और L/350, आप लोगों ने बहुत बुक्स में देख रखा होगा। स्टील के क्वेश्चंस में आपने ये वैल्यूज देख रखी हैं। या 20 mm भी आपने पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं 20 mm वैल्यू भी पढ़ा होगा। तो बच्चों, ये जो है ये इसकी कंडीशंस अलग हैं जो आप पढ़ सकते हैं बुक्स में से, और इसकी कंडीशंस अलग है। तो अभी स्टील टाइज की बात करी जा रही है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो बन जाता है L/350। तो अगर बच्चों ये L/350 या 20 mm दोनों में से जो वैल्यू लीस्ट रहता है वो उसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 31, 0.67 इफेक्टिव लेंथ ऑफ कंप्रेशन मेंबर। बच्चों, कंप्रेशन मेंबर के केस में जो है 0.67 इफेक्टिव लेंथ कब रहती है। तो आप सबको पता है कि कंप्रेशन मेंबर जो है वो होते हैं कॉलम। तो इसमें चार कंडीशंस की बात करी जा रही है, आप सबको याद है। बोथ हैंड फिक्स, बोथ हैंड हिंज। मैं एक बार आपकी कंडीशंस बना देता हूँ। बोथ हैंड हिंज आप सबको याद भी है वैसे, और मैं फटाफट से आपके लिए कंडीशंस भी बना देता हूँ। तो बोथ हैंड हिंज हो गया, एक हैंड हिंज और एक हैंड फिक्स्ड हो गया। तो और एक रहता है आपके पास एक एंड फिक्स और अगला एंड फ्री। तो ऐसी कंडीशंस रहती हैं। अगर इसको मैं बात करूं, तो अगर स्ट्रेनमेंट की बात करें तो बच्चों ये जो है ना तो रोटेट हो सकता है, ना ही किसी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, इसको फिक्स एंड बोलते हैं। लेकिन जो हिंज एंड रहता है वो रोटेट कर सकता है। तो इसी केस में मैक्सिमम जो है 0.67 की वैल्यू देखी जाती है। इसका सही आंसर है हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्टेन्ड इन डायरेक्शन एट बोथ एंड। तो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। माफ करिएगा, पिछले क्वेश्चन का जो आंसर है वो है बोथ हैंड फिक्स के कंडीशन के हिसाब से, तो इसका आंसर है 0.67। तो आंसर जो है वो था हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्ट्रेन इन डायरेक्शन। तो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ टेंशन इज 5 मीटर। अनसपोर्टेड लेंथ का बताया गया, लैम्डा की वैल्यू दे रखी है, स्लेंडरनेस रेशियो वो है 100। तो लैम्डा का फॉर्मूला हम सबको पता है कि इट इज L बाय लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन। तो बच्चों, लेंथ आप सबको पता है कि वो रहती है 500, बता रखी है हमें सेंटीमीटर में। और अगर इसको मैं 100 से डिवाइड करूंगा
तो मेरे पास रेडियस की वैल्यू आ जाएगी, तो जो कि मेरा आंसर बन जाता है 5। अगर इसको सॉल्व करें तो करेक्ट आंसर है 5। क्वेश्चन नंबर 33, डक्टिलिटी ऑफ स्टील डिक्रीजेस। अगर कार्बन स्टील की कंटेंट बढ़े या कम हो, इंप्रूव हो या रिड्यूस हो, इन चारों में से किस ऑप्शन के ऊपर डक्टिलिटी कम होता है? बच्चों डक्टिलिटी होता है कि कितना हम उसको इलोंगेट कर सकते हैं विदाउट ब्रेकेज। तो अगर बच्चों उसमें कार्बन कंटेंट की मात्रा बढ़ती जाएगी तो डक्टिलिटी जो है वो कम होती जाएगी। तो इसका सही उत्तर जो है वो था कि इंक्रीज इन डक्टिलिटी, इंक्रीज इन कार्बन कंटेंट। तो बच्चों स्टोन्स जो है, अगला क्वेश्चन जो है बिल्डिंग मटेरियल का, स्टोन्स जो है वो इनमें से किस फॉर्म में पाए जाते हैं या रॉक की किस फॉर्म में से मिलते हैं? इसका बच्चों सही आंसर था मिनरल्स में से मिलते हैं। तो आपको इसका कोई भी डाउट रखने का जरूरत नहीं है, आपको बड़े आसानी से इस क्वेश्चन का सवाल का जवाब पता रहता है। बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है, आंसर को ध्यान से देखकर उसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों वो है 35 क्वेश्चन कि सेडिमेंटेशन एनालिसिस के लिए सबसे मिनिमम साइज क्या रहता है? यहाँ पे गिवन भी है क्वेश्चन, तो मिनिमम साइज क्या रहता है? तो बच्चों उसका सही आंसर है 75 माइक्रोन, जो कि सिल्ट के ऊपर हम करते हैं, सेडिमेंटेशन एनालिसिस ही करना पड़ता है। तो सिल्ट जो है वो 75 माइक्रोन से, अगर आप सबको याद हो तो 2 माइक्रोन से लेकर 75 माइक्रोन तक उसका साइज रहता है। उसकी मैक्सिमम लिमिट जो है वो है 75 माइक्रोन। तो सेडिमेंटेशन एनालिसिस करने के लिए 75 माइक्रोन साइज जो है वो चाहिए ही चाहिए। तो बच्चों रॉट आयरन, अपर लिमिट, रॉट आयरन की बात कर रहे हैं। रॉट आयरन में कार्बन कितना रहता है? पिछला क्वेश्चन था कि कार्बन की के वजह से डक्टिलिटी को क्या फर्क पड़ता है। अब ये है कि रॉट आयरन में कार्बन का मात्रा कितना रहता है। तो बच्चों बहुत सारी बुक्स में इसका आंसर लिखा है 0.25 से लेके 0.50 के बीच में। तो इसका हमेशा आपने याद रखना है। तो करेक्ट आंसर है इसका 0.25%। 37 क्वेश्चन, मैंने बहुत बार इसका बताया है कि सीमेंट में क्या क्या चीजें रहती हैं, तो किस किस परसेंटेज में रहती हैं। लसाकी मस्सा मैंने एक वर्ड आप सबको सिखा रखा है पहले भी, लेकिन फिर भी दोहरा देते हैं। तो लाइम जो है इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, लगभग 60 से 70% के बीच में। 20 से 25% के बीच में हमारे पास सिलिका रहता है। फिर एल्मीना जो है वो रहता है हमारे पास 10% के करीब। फिर जो कैल्शियम है वो भी रहता है हमारा 5 से 10% के करीब। आयरन जो है वो 3%, मैग्नीशिया, सल्फेट्स और एल्यूमिनेट्स ये सब 1.5 से 2% के बीच में पाए जाते हैं। तो बच्चों करेक्ट आंसर इस ऑप्शन का अब तक आपको पता चल गया होगा, वो है ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है चेन सर्वेइंग जो है वो किस तरह के काम के लिए लिमिटेड है? तो चेन सर्वेइंग से सिर्फ कौन सा काम हो सकता है? तो बच्चों इसका सही आंसर है सिर्फ लीनियर मेजरमेंट, सीधी मेजरमेंट से सिर्फ हम कर सकते हैं चेन सर्वेइंग में। ना तो हम वर्टिकल मेजरमेंट कर सकते हैं, वर्टिकल मेजरमेंट इज नॉट पॉसिबल, ना ही इसके साथ कोई एंगल मेजरमेंट करी जा सकती है, ये भी नहीं हम फाइंड आउट कर सकते। तो बच्चों सिर्फ चेन सर्वेइंग, क्योंकि चेन भारी रहता है तो इसलिए चेन से सिर्फ सीधी मेजरमेंट करी जा सकती है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो था डेफिनेशन के मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल जो है वो क्रम्बल हो जाए 3 mm के डाया पे। तो बच्चों दो डेफिनेशन इसमें हमने पढ़ रखी हैं, एक पढ़ी है हमने लिक्विड लिमिट की, एक पढ़ी हमने प्लास्टिक लिमिट की। तो लिक्विड लिमिट क्या है कि जिस पॉइंट पे सॉइल जो है आके अपनी प्लास्टिसिटी को लूज कर दे। तो बच्चों कंफ्यूज नहीं करना है, प्लास्टिसिटी लूज करने की बात हो रही है और इसमें 3 mm के डाया के थ्रेड जो हम बना लेते हैं, पतले पतले से मिट्टी के थ्रेड बनाते हैं टेस्टिंग के दौरान। तो इसका सही आंसर है प्लास्टिक लिमिट। तो याद रखना है और भूलना नहीं है। अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करना। अब क्वेश्चन नंबर 40 है, जिसमें पूछा गया है कि क्ले कि किस फॉर्म में अगर पानी चले भी जाए तो वो स्वेल नहीं होता। तो बच्चों 3 फॉर्म मैंने आपको सबको याद कराई है शॉर्ट फॉर्म में, किम नाम से, क्योलोनाइट, एलाइट और मॉन्ट मेरोनाइट। तो बच्चों इनमें से जो पानी के कारण स्वेल नहीं होता है वो है एलाइट ग्रुप। बाकी इनकी आप कंपोजिशन पढ़ लेंगे तो उसमें से आपको सारा जो है डिटेल पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बच्चों, न्यूमेरिकल क्वेश्चन था तो इसका सिर्फ फॉर्मूला बता देंगे, ES इज इक्वल टू WG। अगर आप लगाएंगे तो इसमें आपके पास वॉइड रेशियो नहीं दे रखा था, तो वॉइड रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास वेट दे रखा था 200 ग्राम और यूनिट वेट दे रखा था 2.0। तो बच्चों आप सबको पता है कि वेट अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी क्या रहता है? वेट अपॉन वॉल्यूम। अगर आप सबको याद हो डेंसिटी जो है वो रहता है वेट अपॉन, जी हाँ, डेंसिटी होता है मेरा वेट अपॉन वॉल्यूम। अगर आप सबको याद है तो बच्चों यहाँ से आपके पास डेंसिटी आ जाना था, डेंसिटी को आपको कैलकुलेट करना था। तो डेंसिटी आपके पास गिवन था, सॉरी डेंसिटी आप सबके पास गिवन था, आपको डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकालना था। तो पहले आप E की वैल्यू निकालेंगे। तो E की वैल्यू निकालने के लिए आप सबको
याद होगा गामा ओवर 1 प्लस डब्ल्यू वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो आप माफ करिएगा, जी गामा डब्ल्यू ओवर 1 प्लस डब्ल्यू वाला तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास करेक्ट आंसर जो है वो आ जाएगा 69.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी वही फार्मूला है, ई एस इज इक्वल टू डब्ल्यू जी वाला। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो जी की वैल्यू दे रखा था 2.5, वाटर कंटेंट दे रखा था 15%, वॉइड रेशियो दे रखा था 0.5, तो करेक्ट आंसर जो है वो बन गया 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट। बच्चों ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज रहते हैं। तो इसका जो है सही उत्तर है, मैं बता देता हूं आज, कि क्ले सॉइल है एक ऐसा जिसमें लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट एग्जिस्ट करती है, दोनों इकट्ठी भी एग्जिस्ट कर जाती है। तो इसका सही आंसर जो है वो है क्लेई सॉइल। तो अब याद रखना है और भूलना नहीं है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डैडो का है, कि डैडो कहाँ प्रोवाइड करते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं तो डैडो जो है एक स्ट्रिप प्रोवाइड करते हैं हम, एक टाइल मेरे पास नीचे है, एक टाइल ऊपर है, तो बीच में अगर हम एक स्ट्रिप प्रोवाइड करें, ज्यादातर डैडो जो है वो बाथरूम में यूज करी जा रही है। मैं दिखा भी देता हूँ आपको डैडो क्या चीज है। तो ये फिगर में आप देख पा रहे हैं कि ये रहती है डैडो। तो डैडो जो है ये नीचे वाली टाइल और ऊपर वाली टाइल इन दोनों में बाइफरकेट करने के लिए लगा है, ताकि बॉन्ड जो है ब्रेक ना हो और पानी के कारण इनमें से बॉन्ड ना निकल जाए। अगर ऊपर वाली टाइल उखड़ भी रही है तो नीचे वाली मत उखड़े, तो इसलिए उसमें डैडो प्रोवाइड किया जाता है। तो सही आंसर इसका बन जाता है बाथरूम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फाउंडेशन जो है उनको ग्राउंड लेवल से नीचे ही क्यों रखा जाता है। तो क्या चीज बढ़ाती है अगर उसको नीचे रखते हैं। तो बच्चों वो स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर बढ़ाती है। मैं आपको इसको बता भी देता हूँ कारण, कि अगर आप इसको ऊपर रखेंगे ग्राउंड लेवल से, तो आपकी जो है स्टेबिलिटी में दिक्कत आता है, स्टेबिलिटी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है। तो बच्चों इसको हमेशा हम बीनीथ दी अर्थ ही रखते हैं। इसको बीनीथ दी अर्थ रखने का सिर्फ हमें मेजर बेनिफिट यही है कि बीनीथ दी अर्थ रखने से इसकी स्टेबिलिटी जो है वो बनी रहती है, इसीलिए इसको नीचे रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 47, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल ये एक आपके पास बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, तो जिस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट ने जाके साइन चेंज कर लिया, उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। बच्चों कई बार क्वेश्चन ये भी रहता है कि शेयर फोर्स जीरो हो, तो बच्चों ये कंफ्यूज नहीं करना है, जहां पे शेयर फोर्स जीरो है वो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना आपने। शेयर फोर्स मिनिमम हो उस पॉइंट को हम बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन, लेकिन शेयर फोर्स जीरो नहीं होता उस पॉइंट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बच्चों। 48th क्वेश्चन बड़ा ही इजी क्वेश्चन था, कि लोड दे रखा था मुझे और स्ट्रेस दे रखा था, मुझे डाया निकालना। तो सिग्मा क्या रहता है आपके पास, लोड अपॉन एरिया। स्ट्रेस की सिंपल डेफिनेशन सबको पता है, और एरिया जो है वो सबको पता है, वो रहता है पाई/4 डी के स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से डी निकल आना था, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे अच्छे से तो आपका करेक्ट आंसर बनेगा 5 mm। तो बच्चों रैपिड फायर राउंड है, फटाफट से दिमाग चलाना है, याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। तो सिंपल टिप्स आपको बता रहे हैं याद रखने के लिए, कि क्वेश्चन देखने से साथ साथ फॉर्मूला दिमाग में घूमना चाहिए। जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ वैसे ही आप लोग को सॉल्व करना चाहिए। मेरे पास कोई किताब नहीं है जिसको देख के मैं सॉल्व कर रहा हूँ, या मेरे पास कोई भी इसका सोल्यूशन नहीं है। हमने रैंडम क्वेश्चन ढूंढे हैं अलग अलग पेपर से, ताकि आप सब भी इस तैयारी को कंटिन्यू रख सकें। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 49 क्वेश्चन, कि मैक्सिमम एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट। तो जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा साथ के साथ आंसर आ जाना चाहिए 4%, सबको पता है, और मिनिमम भी पता है आप सबको, अगर फॉर्मूला याद है 0.85 BD अपॉन FY। तो बहुत सारे बच्चों को इन क्वेश्चंस के बारे में पता भी है, तो उसी हिसाब से हम चल रहे हैं। बच्चों इसका सही मिनिमम जो है वो है 0.85 BD अपॉन FY, और मैक्सिमम जो है 4% BD। आप सबको पता है, B और D जो है विड्थ ऑफ और डेप्थ ऑफ बीम। तो लास्ट क्वेश्चन आज का जो